सागर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के दौरान उस समय के परिवेश में और अभी के परिवेश में आपको क्या अंतर नज़र आया? मैं दमोह से ग्रेजुएशन करने के बाद जी सागर में एमए करने पहुंचा, जी केवल इस वजह से कि मैं कुछ साहित्य में करना चाहता जी था और मुझे लग रहा था कि वहाँ मुझे और विस्तृत वातावरण मिलेगा इस काम को करने के लिए। तो मैंने वहाँ हिंदी विभाग में एमए करने के लिए प्रवेश लिया जी और वहाँ मुझे जो आचार्यगण थे, प्रोफेसर्स थे जो, उनको देख कर के मुझे लगा कि मैंने सही चयन किया है, जी क्योंकि उस समय विभाग में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग थे। इन विद्वानों से पढ़ने का जो गौरव एक विद्यार्थी को मिलना चाहिए, वो गौरव मुझे मिल रहा था और जिनकी पुस्तकें मैं पढ़ रहा था वो स्वयं मुझे पढ़ाने के लिए वहाँ प्रस्तुत थे। इसलिए विषय पर पकड़ रखने वाले प्राध्यापक, निरंतर पीरियड लेने वाले, और यहाँ तक कि हम लोगों को लाइब्रेरी में ले जाते थे और बताते थे ये किताब निकाल करके कि ये पढ़ो। एक तरह से अपने छात्र को बनाने में उस समय प्रोफेसर्स का बड़ा हाथ था और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था जो मुझे लाइब्रेरी ले जाते थे और प्रतिभा का बराबर पोषण करते रहते थे। ये उस समय के प्रोफेसर्स में था। उस समय राजनीति का कोई बहुत बड़ा विस्तार छात्र राजनीति का या इस तरह का नहीं था। अध्ययन करने का अवसर वहाँ था और अध्ययननिष्ठ लोग ही वहाँ सफलता प्राप्त करते थे। तो मैंने वहाँ से एमए किया, फिर पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया। इसी बीच मेरा जो पदांकन है वो कॉलेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अंबिकापुर सरगुजा में हो गया, तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन मैंने 6 महीने के भीतर पीएचडी पूरी कर ली और मुझे पीएचडी अवार्ड भी सागर विश्वविद्यालय से हुई। जी आपके साहित्य में गांव, खेत, खलिहान जी और बुंदेलखंड की रहन सहन, खान पान, खेल कूद ये सब नज़र आते हैं। जी हाँ। तो बुंदेलखंड के इस परिवेश पर आपका क्या नज़रिया है? आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी, क्योंकि मैंने जो लिखा है, चाहे नवगीत लिखे हों, चाहे कविता लिखी हो, चाहे ललित निबंध लिखे हों, चाहे उपन्यास या कहानी लिखी हो, चाहे आलोचनात्मक लेख लिखे हो, जी सब जगह मेरे रचनात्मकता में बुंदेलखंड जी प्रतिध्वनित होता है। बुंदेलखंड मुझे हांट करता है, कहीं ना कहीं देखने को। हाँ, मेरे भीतर बुंदेलखंड रचा बसा हुआ है। मैं यहाँ के जनजीवन से, यहाँ की परंपराओं से, यहाँ की लोक कलाओं से, यहाँ के लोक खान पान से अपने को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। इसलिए अनायास मेरी रचनात्मकता में बुंदेलखंड आ जाता है। बुंदेलखंड की डांगें आ जाती हैं, बुंदेलखंड के टीले टंगरे आ जाते हैं, बुंदेलखंड का किसान आ जाता है, बुंदेलखंड की राई और फाग आ जाती है, बुंदेलखंड के माड़े आ जाते हैं। बुंदेलखंड का ना जाने कितने कितने प्रकार का ये जीवन हमारे सामने, हमारी चेतना में उद्भव हो जाता है उसका, और मैं उसे अपनी रचनात्मकता में ढाल देता हूँ। मेरे साहित्य में बुंदेलखंड निरंतर जीवित रहता है। मध्य प्रदेश के साहित्य अकादमी से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक आपको मिला है जी। तो पुरस्कारों का यह सफ़र कैसे चालू हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक रचनाकार को अपनी रचनात्मकता पर ध्यान देना चाहिए, पुरस्कारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए कि अगर रचनात्मकता आप गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं और समर्पण के साथ कर रहे हैं, एक तरह का तप कर रहे हैं रचना के भीतर, तो पुरस्कार अनायास आपके पास आएंगे। ये मुझे एहसास हुआ इस रूप में कि हटा जैसे स्थान में मैं रहा, जहाँ कोई बहुत बड़ा आश्रय ऐसा नहीं था कि कोई मुझे गॉडफादर मिल जाए। मैं तो स्वयं अपनी रचनात्मकता को ही एक प्रकार से अपना संरक्षक मानता रहा और मैं लिखता पढ़ता रहा, पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपता रहा। लगभग 60 से ऊपर किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। लोगों ने उन्हें सराहा और उन्हीं सब के आधार पर मुझे
लगातार प्रतिवर्ष लगभग पुरस्कार मिलते रहे। अब तक 60-70 पुरस्कार मिल चुके हैं। साहित्य अकेडमी का, मध्य प्रदेश की साहित्य अकेडमी के 2-3 बार पुरस्कार मिले, केंद्रीय हिंदी संस्थान का पुरस्कार मिला। इस तरह से पुरस्कारों को मैं जब पुरस्कार मिलता था तब ये ज़रूर महसूस करता था कि ये मेरे समाज का एक मेरे साथ जुड़ाव है, जिससे समाज मेरे प्रति एक उदार भाव पाल रहा है। लेकिन मेरे सामने एक चुनौती भी इस पुरस्कार देते थे। चुनौती ये थी कि अब मैं ये प्रमाणित करने के लिए अपने को उद्यत हो जाता था कि मैं इस पुरस्कार को प्रमाणित करूं जी कि ये मुझे मिला है, तो ऐसा नहीं मिला है कि ऐसे ही मिल गया है। योग्यता। और मैं अब इस पुरस्कार के सम्मान की रक्षा के लिए मुझे और अच्छा लिखना चाहिए। तो पुरस्कार मुझे प्रेरणा देता रहा और इसी प्रेरणा के फलस्वरूप मैं आगे बढ़ता रहा, पुरस्कार प्राप्त होते रहे हैं। हटा में लगभग शून्य पड़ी साहित्यिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं जब हटा में महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ भेजा गया जी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ साहित्यिक गतिविधियाँ भी यहाँ बढ़ाना है। तो उस समय हटा में एक संवेद संस्था को प्रारंभ किया गया था और बहुत अच्छे कार्यक्रम होते थे। करीब 25-30 लोग उससे जुड़ गए थे और हम लोगों ने एक पत्रिका भी प्रारंभ की थी प्रकाशित करना। और हर समय कवियों की जन्मतिथियों के ऊपर, पुण्यतिथियों के ऊपर कार्यक्रम होते रहते, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। धीरे धीरे वो बिखर गया क्योंकि समय अब ऐसा है जो साहित्य और कलाओं की ओर उतनी रुचि नहीं रखते हैं लोग। लेकिन अभी भी मेरे मन में ये भावना है कि नवयुवक अगर इस ओर आएंगे तो उनको आनंद आएगा, उनका जीवन भी बहुत उससे लाभान्वित होगा। और आपका मार्गदर्शन हमेशा। हाँ, नहीं, मार्गदर्शन तो मेरे साथ जुड़ा ही हुआ है। आए लोग मेरे पास, बोलें, लिखें और लिखने के बाद उसको अभिव्यक्त करें, पत्र पत्रिकाओं में भेजें। यहाँ की ज़मीन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और उस ऊर्जा को विभिन्न दिशाओं में रूपांतरित होना चाहिए। यहाँ लेखक के लिए गुंजाइश है, यहाँ चित्रकला के लिए गुंजाइश है, शिल्प कला के लिए, संगीत कला के लिए। यहाँ अभी तो ये अनजोता खेत है। इस खेत को अगर जोतेंगे, फसल होगी तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकल सकते हैं। तो मैं तो यही मंगल कामना करता हूँ कि हटा में जो नई पौध आ रही है वो इस ओर आकर्षित हो और देखे कि इसमें भी बहुत लाभ तो नहीं, लेकिन इसमें जीवन चलाने के लिए आधार मिलता है। जी।